हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूपीएसएससी के द्वारा जो है जारी किया गया है, जिसमें जो आपकी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो फॉरेस्टर के एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए हैं। तो आप वहां से यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो, आपकी तैयारी बेहतर हो। और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम भी जो है लगातार प्रयासरत हैं। और आज क्लास 10th बायोलॉजी एनसीईआरटी एमसीक्यूज क्वेश्चन की ये सीरीज जो हम जारी कर रहे हैं, जो हमने चल रही है, उसमें आज हम छठे चैप्टर पर पहुंचे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, क्लास 10th। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैव प्रक्रम, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, जैव मतलब जीव और प्रक्रम मतलब जो क्रियाएं जीव में क्या होती हैं, संचालित होती हैं, उन सब लाइफ प्रोसेस के बारे में जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 से जो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, युग्म क्या क्या है? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विखंडन में उसका उपयोग है। ठीक है, और दूसरा क्या है? श्वसन। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं, ये क्या है? श्वसन है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से जो है सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्त, इनमें से कोई सा भी सुमेलित नहीं है। ये भी गलत है जैव प्रोसेस और ये भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों ही युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना तो एक ना ही दो। ठीक है, देखिए आप समझ रहे होंगे कि यार हम तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और ये तो है यूपीएससी के प्रश्न जो है हमारे पास ला रहा है, डरा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी जो व्याख्या है उस पर आप अगर ध्यान दोगे तो परीक्षा में जो है आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वहाँ पर। ठीक है, बेशक इतना हार्ड लेवल नहीं रहेगा प्रश्नों का, इतना घुमा के जो है प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट फैक्ट। तो डायरेक्ट फैक्ट हम यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैव प्रक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण, ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। देखिए जीव प्रोसेस एक मतलब एक प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए क्या है, एक प्रक्रिया है। जैव प्रक्रम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर और तो सब ठीक दे रखा है, लेकिन दोनों में क्या कर रखा है उन्होंने, थोड़ा सा जो है अंतर दे रखा है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से कोई भी क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए। एक कोशिकीय जीव को जो है भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की क्या नहीं हो सकती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधा संपर्क स्थापित करती हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? तो देखिए दोस्त, अगर हम एलिमिनेशन की फॉर्मेट से भी इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये जो बिल्कुल गलत है। क्यों? बहुकोशिकीय जीवों की जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती हैं नहीं, सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। वो क्या होती हैं, उनका जो जटिल है, उनकी संरचना क्या है, बहुत जटिल है, जो बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन ये कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण के लिए गैसों का आदान प्रदान अपशिष्ट के विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, अमीबा में क्या बनेगा, यहाँ पर रिक्ति यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से अमीबा जो है भोजन को लेगा और इस प्रकार की आकृति बना देगा भोजन के बाद। तो भोजन को बाहर क्या कर देगा, उसको अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत मतलब सरल प्रोसेस है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुत जटिल संरचना उनकी होती है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, केवल एक। अब इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? एक कोशिकीय जीव की पूरी
सतह जो है पर्यावरण के संपर्क में रहती है, ठीक है। इसलिए उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की क्या होती आवश्यकता नहीं होती है। कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी मतलब एक विशेष स्पेसिफिक अंग नहीं है, जैसे हमारे पास क्या है, पेट है, फेफड़े हैं, सब कुछ मतलब हर काम के लिए क्या है, अलग अलग विशेष अंग है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता है, श्वसन भी उसी में होगा, भोजन भी उसी में होगा, सब कुछ उसी में होगा, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीवों का आकार बड़ा और शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है। उनमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न विशिष्ट अंग क्या होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों उसमें जो है सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से जो है सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, इसलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सीधी तरह क्या रहते हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर जो है अग्रसर होते हैं, अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी को लेकर आपकी एक समझ जो है बिल्डअप करेगी, उसमें आपकी बहुत मदद करेगी ये सीरीज। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वो बड़े ध्यान से जो है देखिए, क्योंकि ध्यान दोगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी और समझ में आना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी सब लोग जो है तैयारी कर रहे हैं अपने अपने लेवल से, तो क्यों ना जो है बेहतर तैयारी की जाए, बेहतर तरीके से जो है पढ़ा जाए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको क्या कथन दे रखे हैं, कथन दे रखा है हमारे पास। कथन क्या है, स्वपोषी जीवों में कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पूरी होती हैं। जो स्वपोषी जो हैं, जो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उनमें क्या कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है क्या होती है, पूर्ति होती है, ठीक है। पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, ठीक है। ये भी हमको देखना है सही है कि गलत है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। तो देखिए दोस्त, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी सही उत्तर होगा। क्यों, 1 और 2 बिल्कुल सही है, ग्लाइकोजन के रूप में नहीं होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी व्याख्या से, ठीक है। स्वपोषी जीवों में क्या होता है, जो कार्बन और ऊर्जा की जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पूरी होती हैं, इसलिए कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन पौधों द्वारा जो अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट द्वारा जो मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, जिसके कहते हैं मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा कुछ भाग ग्लाइकोजन। देखिए, ये पादप में नहीं होता है, लेकिन किस में होता है, ये मानव में होता है। पादप में नहीं होकर इसमें किस में होता है, जीवों में होता है, ठीक है। पादप में नहीं, जीवों में। किसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं, प्राप्त भोजन का कुछ भाग क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज के मतलब ग्लूकोज के रूप में एक प्रकार से क्या रहता है, संचित रहता है। कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं, कथन 2 और कथन 3 क्या है, सही नहीं है, ठीक है। 2 और 3 सही नहीं है, ठीक है। हमसे यही पूछा गया था कि कौन कौन से सही नहीं है और कौन कौन से बिल्कुल सही है। तो कथन केवल एक ही सही है, कथन एक क्या है, ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। संचित ऊर्जा, ठीक है। ध्यान से शब्दों मतलब एक प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो उस प्रश्न का सही उत्तर होता है, वही होता है उस प्रश्न का सही उत्तर, जो उस प्रश्न का सही उत्तर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन क्या दे रखे हैं, बड़े ध्यान से सरल प्यार प्यार से जो है पेपर को करना है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल द्वारा क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो इनमें से कौन सा से सही है, तो अगर ध्यान से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, डी। क्या 1, 2 और 3 तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
क्यों सही है, अब इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही है। जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम होता है उसमें स्वपोषी जो स्वपोषी पादप होते हैं, जो स्वपोषी अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को क्या संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। जो बाहर से जो एनर्जी लेते हैं, किससे, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में क्या संचित किए में लेते हैं पदार्थ को, कहाँ से, बाहर से। ठीक है, बाहर से जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, बिल्कुल सही है बात है। क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश का अवशोषण करती है। ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना। जो ये प्रकाश ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, और जल अणुओं को जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर रहा है। इसी यहीं से जो है ऑक्सीजन निकलती है, ताकि हमको जो है प्राणवायु ऑक्सीजन भी हमको पेड़ पौधों से मिलती है। तो देखिए दोस्त, प्लांट जो है हमारे लिए कितने कितने महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ पर प्लांट हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक है, अब अपचयन उपचयन, इससे पहले वाली वीडियो में केमिस्ट्री में हमने इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझा है। अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण स्वरूप मरुद्भिद पौधे रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्या करते हैं, क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से, अगर जितने ध्यान से आप देखोगे, जितने ध्यान से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतनी चीज़ें जो है आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अब पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, कौन सा क्या है, सही है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग की उपस्थिति होती है। क्या, क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग की उपस्थिति होती है। इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। तना तथा जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते। ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम ये इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा से जो है बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा सी। क्यों सही है, इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं कि सी ही क्यों सही है। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लोरोफिल में जो है क्लोरोप्लास्ट नामक जो है कोशिकांग उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। और वायुमंडल में जो गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। गैसों का आदान प्रदान पत्तियों की सतह, तना तथा जड़ों से भी होता है। अतः कथन 2 क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोल रहे थे कि केवल रंध्रों के माध्यम से होता है, तना और जड़ों के माध्यम से नहीं, भाग नहीं लेते हैं। लेकिन क्या होता है, तना और जड़ भी इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो कथन 2 क्या है, बिल्कुल इस वजह से गलत हो गया, नहीं तो रंध्र बिल्कुल सही लिख रखा है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत बारीक चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जितना गहनता से आप देखोगे, जितनी गहनता से आपका अध्ययन होगा, उतनी बेहतर तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, जल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम व अन्य आवश्यक पदार्थ मृदा से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फफूंद और इष्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है। जो फफूंद होता है, फफूंद और इष्ट में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद उनका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो जो फफूंद और इष्ट होते हैं वो क्या होते हैं, विघटन की तरह काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है। बिल्कुल, दूसरे स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। एक कोशिकीय जीवों में
भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है गलत है। क्यों? संपूर्ण सतह से नहीं किया जा सकता, एक स्पेसिफिक जगह होगी उसमें भी। क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, ये अमीबा है, ये अमीबा जो है अपने भोजन के लिए क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर भोजन है तो इसके बाहर क्या करेगा, एक इस प्रकार का एक वो बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार से उसके बाहर एक शेप बनाएगा, एक आकार देगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, संपूर्ण सतह से थोड़ी भोजन ग्रहण कर रहा है, एक स्पेसिफिक जगह तो है यहाँ पर, तब इसके बाहर होल बनाएगा और फिर भोजन अंदर जाएगा, है कि नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, ए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। सॉरी, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। कुछ जीवों में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद जो अवशोषण होता है वो फफूंद, इष्ट या मशरूम आदि कवक जो है इसके क्या है उदाहरण। अन्य जीव पहले भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर क्या है, पहले तो उसको जो है विघटन करेंगे शरीर के बाहर और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका अवशोषण करेंगे। लेकिन अन्य जो जीव होते हैं वो ऐसा नहीं करते, पहले संपूर्ण भोजन क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पाचन प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। ये जो है पोषण का सिंपल सा फंडा है। लेकिन जो इष्ट हो गया, फफूंद हो गया और मशरूम हो गया, इनमें जो है ये प्रोसेस नहीं होती है, पहले अपघटित करेंगे फिर अवशोषित करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं, सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है, जा सकता है। इसका उदाहरण है अमीबा, परंतु पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। देखो अमीबा में तो होगी ये वाली प्रोसेस, लेकिन पैरामीशियम में नहीं होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है और भोजन के लिए एक स्थान ही ग्रहण किया जा सकता है। तो भोजन के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह। और पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, चप्पल जैसी होती है, ऐसी आकृति होती है पैरामीशियम की कुछ कुछ, ठीक है। हवाई चप्पल जो होते हैं वैसे उसकी क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी है। अब अमीबा मान लीजिए संपूर्ण सतह से जो है भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम में क्या है, एक स्पेसिफिक जगह, एक विशेष जगह, पार्टिकुलर जगह, वहीं से क्या करता है, वो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और 100 in 1%। देखिए, परीक्षा में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कमी है, या हम में कमी है या परीक्षा बनाने वाले में कमी है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। तो उसी कमी को देखना है और वो कमी एक बारी में नहीं दिखती। जब आप परीक्षाओं से गुजरोगे, दौर में शामिल होगे, तो आपको लगेगा नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। और बेरोजगारी का लेवल आपको पता है, वन दरोगा में आप लगा सकते हो हिसाब। तो वन दरोगा के हिसाब से जो है लगभग 83,000 लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया है, किसके लिए, 316 पदों के लिए। अब कहाँ रह गए 83,000 लोग, कहाँ रह गए 316 पद। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेरोजगारी है, कितना अध्ययन करना पड़ेगा। प्लस जो है 1800 पे प्रश्न, 1800 क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। 18 पालियों में होगा पेपर, सीधा डायरेक्ट 9 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं। भोजन के समय जो है मुख में आने वाली लार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब लार के बारे में, अब क्या हो रहा है, हम जो है मानव के पोषण पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ लाला ग्रंथि, ठीक है, लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, क्या है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, एक रस है, ठीक है। लार में एमिलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड या मंड में क्या करता है, शर्करा को तोड़ देता है। जो मंड होता है उसको क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से, मुख से ही शुरू हो जाता है, हमारे मुंह में ही जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, तो ये सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भोजन के समय मुख में आने वाली जो लार होती है, लाल ग्रंथि, वो लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, ठीक है, सलाइवा, ठीक है। लाल ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, एक रस है। और एमिलेज नामक एंजाइम जो है इसमें उपस्थित होता है, जो क्या करता है, मंड को शर्करा में तोड़ता है। तो बिल्कुल दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अब नीचे आ गए हैं, यहाँ से जो है पहले मुख में गया भोजन,
मुंह में गया तो ग्रास नली से होते हुए अब जो है भोजन कहाँ पहुंच गया, आपके स्टोमेटा में पहुंच गया, आपके ये स्टोमेटा में पहुंच गया। स्टोमेटा में पहुंचा तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होता है, पैप्सिन, और श्लेष्मा का जो श्रावण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अब हमें बताना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैप्सिन एंजाइम की क्रिया अब देख समझते हैं। इनका श्रावण क्या होता है, क्षुद्रांत द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं इनका श्रावण क्या है, क्षुद्रांत द्वारा किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैस्विक एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। देखिए दोस्त, ये बहुत ही पावरफुल अम्ल है जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिडिक अम्ल। इसका पीएच मान लगभग 1.1 के आसपास होता है। तो लगा सकते हो आप हिसाब कितना अम्लीय है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है जो है ये है, और इतना अम्लीय है कि इस अम्ल में जो है हड्डी तक गल सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे आमाशय में इतना पावरफुल एसिड है कैसे। तो श्लेष्मा क्या करती है, उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, तो ये जो हो गया बिल्कुल गलत। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, 2 और 3। तो हमारा जो है बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब बी कैसे करेक्ट आंसर है ये भी समझते हैं। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पैप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, जबकि श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। तो श्लेष्मा पृष्ठ कैसे भी घुमाएगा, पैप्सिन एंजाइम किसके, प्रोटीन पाचन के एंजाइम, प्रोटीन के जो है पाचन में क्या करता है, सहयोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो गया और प्रोटीन का पाचन कहाँ से, आपके जो है जो आमाशय है वहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो, क्षुद्रांत होगा, बड़ी आंत होगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रासिका। तो सबसे बड़ा जो भाग होगा वो होगी छोटी आंत। अब क्यों है छोटी आंत, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, विकल्प ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आहार नाल सबसे लंबा भाग क्या है, क्षुद्रांत है। ठीक है, छोटी आंत है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह छोटी जगह में जो है व्यवस्थित या अव्यवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, और मांस का पाचन करने वाले अतः बाघ जैसे मांसाहारियों में क्या होती है, क्षुद्रांत छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, हमारा जो है अगर हम देखें तो इंसान की जो वो बनी हुई है, वो इंसान प्योर वेजिटेरियन बना रखा है भगवान ने। कैसे, देखिए उसमें क्षुद्रांत की भी लंबाई बड़ी है। ठीक है, छोटी आंत क्या है, बहुत बड़ी है, लंबी है। जो क्या होती है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें क्या होती है, क्षुद्रांत बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात। और कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाने से जो है ताकत आती है, ये आती है, वो आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाथी भी क्या खाता है, घास फूस खाता है। सांड भी क्या खाता है, घास फूस खाता है, उसके अंदर भी बहुत ताकत है, छकबक ताकत है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि केवल मांसाहारी होकर जो है आप पावरफुल बनोगे, ताकतफुल बनोगे। ठीक है, वो क्या है, तामसिक भोजन है, बिल्कुल जो है तामसिक भोजन है। तो मांसाहारी हमको भगवान ने बनाया नहीं। हमारे दांत भी देख सकते हो आप, दांत जो ये कृतनक होते हैं, रद्दनक या कृतनक, ये जो दांत होते हैं, 2 दांत जैसे कुत्तों में होते हैं, शेर में होते हैं, 2 दांत क्या होते हैं, लंबे होते हैं। वो मांस खाने के लिए होते हैं, मांस को फाड़ने, चिन्नी फाड़ने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे दांत ऐसे है नहीं। ठीक है, हमारे दांत क्या होते हैं, घास फूस को चबाने के लिए होते हैं। तो दालें खाने के लिए हैं। तो दालों में क्या है, छकभक प्रोटीन दे रखी है। ठीक है, मांस खाने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाद बाकी आपकी मर्जी है कि नहीं। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 8, 9। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम क्षुद्रांत की जो है पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। आखिर स्मॉलर इंटेंस क्या होती है और इसमें क्या होता है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है।
देखिए हमको क्या बताना है, सही नहीं है, और तो सब सही है लेकिन एक गलत होगा। क्या गलत होगा इसको समझते हैं, ठीक है। पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। आमाशय के बाद क्या करता है, क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, ठीक है। और क्षुद्रांत के में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा के पूर्ण पाचन का स्तर, लगभग पूर्ण पाचन होता है कहाँ पर, छोटी आंत में, ठीक है, लगभग, ठीक है, लगभग पूरा ही लगाओ आप, क्योंकि बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, जो उसमें जो जल वगैरह वगैरह जो मतलब पदार्थ होते हैं वो सब किसके साथ, वो रक्त के साथ मिलकर जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक चले जाते हैं, ठीक है। और पाचित भोजन को, ये देखिए क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्तरस, अग्न्याशय रस दोनों को क्या कर, दोनों अग्न्याशय रस से प्राप्त होते हैं। तो और पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए दोस्त ये भी सही है, देखिए इसमें से कौन सा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत क्या है, ये है। ये क्यों गलत है, देखिए पित्त रस की बात चल रही, तो पित्त रस पित्ताशय से होता है, यकृत, ठीक है। तो पित्त रस क्या होता है, पित्ताशय से निकलता है, तो जो कि क्या बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। जब आमाशय से यहाँ से जो है इस प्रकार की प्रोसेस चलती है, आपके सामने थोड़ा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा बताने के लिए। ये मान लीजिए मुंह से जो है भोजन गया इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये है इंसान, ठीक है। थोड़ा फिगर बढ़िया नहीं बनेगा तो मैनेज कर लेना है। तो ये हो गया इस प्रकार से, ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से फिर नीचे 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 जाएगा और फिर ये आमाशय में चला गया, और इस प्रकार से जो है ये पेट पे चले गया, और ये फिर बड़ी आंत में होते हुए यहाँ से गुद्दा द्वार से क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो छोटी आंत इस प्रोसेस में बहुत बड़ा भाग ले रही है, क्यों, यहाँ पर पूर्ण पाचन हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो गया, प्रोटीन का पाचन आपके आमाशय से शुरू हो गया, और वसा का पाचन कहाँ हो रहा है, आपकी छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। तो वसा पचाना थोड़ा टफ है, आप देखते होंगे घी तेल इत्यादि जो है बहुत टफ होता है, कोई कोई लोग इसको पचा नहीं पाते हैं, ठीक है। क्षुद्रांत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत से पित्तरस निकालता है, जो पित्तरस होता है वो क्या करता है, वसा का पाचन करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है, ठीक है। पित्तरस वसा पर क्रिया करने के लिए जो है अतिरिक्त आमाशय से आए अम्लीय भोजन को अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाता है, ठीक है। अब देखिए माध्यम, देखिए पहले भोजन मुंह में गया, ठीक है, मुंह से जैसे ही पेट में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ पर अम्लीय माध्यम में हो जाता है पूरा भोजन, जो भी कीटाणु जीवाणु सब आए होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। फिर कोई जीवाणु होते हैं जो अम्लीय माध्यम में जीवित रह सकते हैं, क्षारीय माध्यम में मर जाएंगे, तो उसके बाद वो आगे जाएंगे तो वहाँ पर पितरस होगा, पितरस क्या होगा, बिल्कुल क्षारीय होगा, तो वो क्या करेगा, उसको पितरस क्या करेगा, क्षारीय जो होगा उनको खत्म करेगा। अब अम्लीय भोजन को अग्न्याशय एंजाइम की क्रिया करके जो है क्षारीय बनाता है, ठीक है। और पित्त लवण क्षुद्रांत में उपस्थित जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, इमल्सीकरण करता है, ठीक है, ठीक है। जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एंजाइम को आसानी होती है उनको तोड़ने में, ठीक है। अग्न्याशय रस में प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम बहुत जरूरी है, याद रखना है। पैप्सिन कहाँ पर है, पैप्सिन है आपके आमाशय में, और ट्रिप्सिन कहाँ पर है, छोटी आंत में, अग्न्याशय रस में, ठीक है। इमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम, देखिए इसको भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। देखिए वसा का पाचन करेगा लाइपेज, और जो है प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, पैप्सिन भी क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, और एमाइलेज क्या करेगा, आपकी जो लार ग्रंथि में क्या होता है, एमिलेज, एमिलेज होता है, एमिलेज क्या करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन में जो है सहायक होगा। तो इस प्रकार से जो है एंजाइम जो है प्रोसेस चलती है, ठीक है। एंजाइम एक विशेष प्रकार का क्या है, एक द्रव है, ठीक है, लिक्विड है, जो जैसे हमारा लार है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी प्रक्रिया के लिए, ठीक है। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि आंत्र रस स्रावित करती है। अब देखिए छोटी आंत में एक आंत्र रस भी स्रावित करते हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड
अब देख लास्ट प्रोसेस है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में जोड़ेगा तो तोड़ेगा, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में तोड़ेगा, और वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। बस अब यहीं से ये एमिनो अम्ल जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहीं से जो हमारी जो डीएनए वगैरह वगैरह, आरएनए, हमारे आनुवंशिक पदार्थ, हमारी जो विचारधाराएं, सब एमिनो अम्ल ही मतलब एक प्रकार से जो है जीवन का क्या है, एक बहुत ज़रूरी अंश है। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटती है, और ग्लूकोज हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो हर एक चीज़ की क्या है, अपनी एक भूमिका है हमारे शरीर में। और पाचित भोजन क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है, और क्षुद्रांत में उपस्थित दीर्घरोम अवशोषण की सतही क्षेत्र पर क्या देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। आई होप क्षुद्रांत से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, विश्वास किया जाए, बिल्कुल विश्वास किया जाए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, देखिए, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमने क्या करना है, पौधों के संदर्भ में जो है कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो पौधे जैसे आए तो आपका पूरा ध्यान किस पर, पौधों पर जाना चाहिए। अब समझते हैं पौधे क्या करते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। ठीक है, दिन में श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती है। ठीक है, दिन में श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। तो हमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है। तो सी आंसर क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा आप समझते हैं। ठीक है, उपयुक्त दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही है। पौधों में जो है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दिन में श्वसन के दौरान बनने वाली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए कोई CO2 नहीं निकलती है दिन में। ठीक है, अतः इस समय जो है ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटक होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ठीक है, CO2 ग्रहण करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में, और ऑक्सीजन को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए। हम भी जो है पूरी आस लगाए हैं कि इस बार जो है आप सिलेक्शन लोगे। और थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये चैप्टर, बहुत मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो जिसको पढ़ना होगा वो लंबा भी पढ़ेगा। ठीक है, 12वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, जलीय जीवों के संदर्भ, जलीय जीवों की श्वसन दर। अब कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके पास बनता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही बारीकी से आपको इन प्रश्नों को देखना होगा। ठीक है, जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा दूर होती है। ठीक है, दूर होती है मतलब कम होती है। ठीक है, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। तो हमें बताना है क्या कथन सही है, कारण सही है। तो देखिए दोस्त, ए और आर दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। तो ए आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जलीय जीवों में जो श्वसन दर होती है स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, धूर्त होती है, मतलब कम होती है। और क्योंकि जल में विलय जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम होती है, अतः कथन विकल्प ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है। ठीक है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, इसको समझते हैं। ठीक है, पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विघटन। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणु वाला का जो है 3 कार्बन परमाणु अणु पायरुवेट में जो है विखंडन होता है। ठीक है, बी ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, और उनका जो है 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में क्या होता है, विखंडन होता है, टूटता है। ठीक है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन।
पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों सही आंसर होगा बी, समझने की कोशिश करते हैं। श्वसन की अवस्था में पहला चरण क्या होता है? ग्लूकोज। श्वसन की अवस्था में पहला चरण क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है। एक 6 कार्बन वाला अणु, कितना? 6 कार्बन वाला क्या है? अणु है। अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट के विघटन में, जो कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, क्या होता है? श्वसन की अवस्था में पहला चरण ग्लूकोज होता है, जो कि क्या होता है? 6 कार्बन परमाणु वाला परमाणु अणु है का 3 कार्बन वाला अणु पायरुवेट में क्या होता है? विखंडन होता है, जो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है। और कोशिका द्रव आपको पता है, जो कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड पदार्थ है, केंद्रक के बाहर जहाँ पर खाली स्थान है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने 9th क्लास में जब कोशिका के बारे में हमने पढ़ा, तो वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ठीक है, पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चूंकि यह परिक्रम वायु की अनुपस्थिति में होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे वो अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, जैसे डबल रोटी बनना, केक इत्यादि बनना, इनमें क्या होती है? अवायवीय श्वसन होता है। पायरुवेट का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? पायरुवेट का विघटन होता है। ठीक है, इनमें 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विघटित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते हैं। ठीक है, अगले उत्पाद के रूप में जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, क्योंकि यह परिक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए वायुवीय श्वसन है। ठीक है, तो श्वसन आप सोच सकते हैं कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। ठीक है, वायुवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए, वायवीय श्वसन में क्या होगा? ऊर्जा ज़्यादा होगी, और अवायवीय श्वसन में क्या होगी? बहुत अधिक होगी। ठीक है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रम में ग्लूकोज के 3 अणु पायरुवेट के विघटन, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रम में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रक्रम में समान है। तो यह हमारे पास प्रश्न क्या था कि जो दोनों प्रक्रमों में जो समान प्रक्रिया, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है, अब 14वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका आंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है? ठीक है, एंडोथर्मिक क्रियाओं के लिए जो है प्रयुक्त होती है, आंतरिक क्रियाओं के लिए। ठीक है, अंतरोष्मी जो है मतलब आंतरिक क्रियाओं को भी हम समझ सकते हैं, तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो आपने सुना होगा एटीपी का नाम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षाओं में पूछे गए तो एक बार के लिए दिमाग घूमना जो है लाजमी है। ठीक है, कोशिका श्वसन से मुक्त हुई ऊर्जा तत्काल ही एटीपी के नाम के अणु में जो है संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एटीपी क्या करते हैं? कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त करती है। इसके विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का क्या करती है? परिचालन करती है। जो कोशिका के अंदर की जो क्रियाएं हैं उनको क्या करती है? परिचालन करती है। ठीक है, एनर्जी होगी तभी काम कर पाएंगे। मैं अभी भी एनर्जी है तभी जो है आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 15 की ओर जो है बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आखिर है क्या? ठीक है, मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में क्या है? श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। अब हमको मनुष्य के श्वसन पर बात करना है। श्वसन क्या है? ठीक है, श्वसन क्या है? नासा द्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित फिल्टर करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे नासा द्वार में क्या है? यहाँ पर नाक में क्या है? वो होता है बाल होते हैं छोटे छोटे, तो जो वायु जाती है उसको क्या करता है? साफ करने का काम करता है। ठीक है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर से बाहर होती है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर से बाहर होती है तो फुसफुस यानी कि लंग्स, फेफड़े, ठीक है, सदैव वायु
का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बोहाइड्रेट के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुसफुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये श्वसन से जुड़े कुछ सिंपल से फैक्ट थे जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो तीनों ही क्या होंगे, सही होंगे। कौन सा ऑप्शन है, डी, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, डी सही है। नासा दौर में महीन बाल क्या फिल्टर का काम करते हैं, इस चीज को हमने समझ लिया। और शरीर में जाने वाली जो वायु और धूल की जो दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं, इस मार्ग में क्या होता है, श्लेष्मा श्लेष्मा की परत होती है जो इस परिक्रम में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, श्लेष्मा, वही श्लेष्मा जो क्या होता है, हमारे आमाशय में होता है। ठीक है, ताकि हमारी जो सुरक्षा हो सके, किससे, अम्ल से, आमाशय की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इस परिक्रम में भी, नासा द्वार में भी हमारी क्या होती है, श्लेष्मा होती है। ठीक है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुसफुस जो लंग्स होते हैं हमारे, सदैव वायु द्वारा अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और जंतुओं के शरीर का आकार बड़ा होने के कारण अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, जंतुओं का जो शरीर है बड़ा होने के कारण क्या करता है, अकेला विसरण दाब, विसरण के माध्यम से केवल ऑक्सीजन अंगों तक नहीं पहुंच सकती है। इसके लिए क्या होता है, श्वसन वर्णक इस कार्य में जो है उसकी सहायता करते हैं, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून का क्या रंग क्या होता है, लाल होता है। और वही क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फुफ्फुस से ऑक्सीजन जो है हृदय में लेके जाता है, हृदय उसको पंप करके पूरे शरीर में दे देता है। ठीक है, तो मानव में जो हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है किसमें, आरबीसीज में क्या होता है, उपस्थित होता है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के शरीर में विसरण द्वारा जो है ऑक्सीजन गति करती है और हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन के एक अणु को पैर तक अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगता है। आप समझिए, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मतलब एक नई चीज हमारे सामने उभर कर आई है। यदि मनुष्य के शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति करती, देखिए विसरण वाली प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन होती तो आप लगा सकते हैं 3 साल लग जाते पैर के अंगूठे तक पहुंचने में ऑक्सीजन को, एक अनुमानित तिथि है। तो 3 साल तक हमारी अंगूठे की कोशिका डेड हो जाती, मर जाती विदा ऑक्सीजन की, तो विसरण वाली प्रोसेस हम पर क्या होती है, लागू नहीं होती है। ठीक है, बहुत बड़ा शरीर है तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं। मानो हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत के कृत रक्त को मिलाने से रोकने में सहायक है। मानो हृदय के इस बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल सही है, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। आपने हृदय की ये प्रोसेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, समझा होगा आपने। ठीक है, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हमें समझना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑक्सीकृत रुधिर प्राप्त कर मानव हृदय का दायां भाग, देखिए दायां भाग क्या होता है, अनऑक्सीकृत होता है। ठीक है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। और जबकि बायां भाग देखिए, लफा आपने कभी भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, दाएं साइड से जो है पहले पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार का बंटवारा शरीर में क्या करता है, उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा केवल होगा 2, केवल बी। ठीक है, मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन के और बेऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन सहित तो ऑक्सीजन रहित, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है और रक्त को रोकने में सहायक है। मानव हृदय का जो बायां भाग होता है ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि जो दायां भाग होता है वो बेऑक्सीजनीकृत रुधिर जो है प्राप्त करता है। अतः कथन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। उल्लेखनीय है कि पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनके लिए यह बहुत
लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से ऊर्जा का जो है बंटवारा करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऑक्सीजन एक साइड में रहेगा, एक साइड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर एक प्रश्न आता है कि जो मगरमच्छ होता है उसका कितने कोष्ठीय जो है उसका हृदय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए। और 17वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुधिर परिसंचरण, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये सीरीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। जल, स्थल, चर, बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। ठीक है, जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे सरीसृप क्या करते हैं, ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक क्या होते हैं, मिलान को सहन कर लेते हैं। मछलियों के शरीर में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण उपस्थित होता है। मछलियों के शरीर में क्या होगा, दोहरा परिसंचरण। तो हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन वाले फॉर्मेट से अगर इस प्रश्न का हल ढूंढने की हम कोशिश करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो दोनों ही क्या कथन जो है बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। किस प्रकार से सही है इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं, आखिर ये दोनों प्रश्न क्यों सही। ठीक है, जो जल स्थल चर यानी कि जो जल में भी रहते हैं, जल स्थल चर, और बहुत सारे सरीसृप जैसे जंतुओं में क्या होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। देखिए दोस्त, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 कोष्ठीय क्या होगा, या तो 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। ठीक है, तो 3 कोष्ठीय हो गया, या फिर क्या होंगे, 2 निलय होंगे, 1 आलिंद होगा। तो 3 कोष्ठीय है किसमें, जो अधिकतर सरीसृप और जल स्थल चर जो जंतु होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मछलियों में होगा, मछलियों में क्या होगा, केवल 2 प्रकोष्ठ होंगे, दो प्रकोष्ठ होंगे, आलिंद होगा और निलय होगा। ठीक है, यहाँ से रुधिर कुलोम में भेजा जाता है। डायरेक्ट रुधिर को कहाँ, कुलोम में भेजा जाता है, क्योंकि जो मछलियों का जो श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है, कुलोम होता है। ठीक है, जहाँ जब ऑक्सीजन जनित होता है और सीधा शरीर में, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक हरा मतलब दोहरा परिसंचरण तत्व कहते हैं, मतलब 2 बार चक्र में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक ही बार रुधिर जो है जाता है। ठीक है, भेजा जाता है। इस प्रकार मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, जबकि अन्य कशेरुकी जो अन्य वर्टिब्रेट वो मतलब कॉर्डेट होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रत्येक चक्र 2 बार हृदय में जाता है और दोहरा परिसंचरण कहलाता है। अब एक हरा परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण मतलब क्या है कि एक बार तो खून पूरे शरीर में जा रहा है। ठीक है, फिर खून वापस जो है फिल्टर होने के लिए कहाँ आ रहा है, हृदय में आ रहा है। तो आपके हार्ट में आ रहा है, फिर हृदय से जो है खून जो है फेफड़ों में जा रहा है, फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जो है खून आपके हृदय में आ रहा है फिर से। ठीक है, तो कभी जो है आप हृदय के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है हमारे पास, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए। रक्तदाब जो है वर्तमान में ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जो उभर कर आ रही है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में बताना है। ठीक है, रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। जो धमनियों की अपेक्षा किसमें, शिराओं में अधिक होता है। ठीक है, मनुष्य में सामान्यतः परकुंचन दाब 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब 80 mm पारा होता है। देखिए, जो 120 और 80 के बीच में ये आपका क्या होना चाहिए, बीपी होना चाहिए, तभी जो है आपकी बीपी कंट्रोल मानी जाती है। इसको क्या किसके द्वारा मापा जाता है, स्पाइगो मैमोनोमीटर। क्या है, स्पाइगो मैनोमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इस नामक यंत्र के द्वारा जो है इसको मापा जाता है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को। तो सही क्या है, गलत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इनमें से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। कौन सा केवल 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है।
क्यों सही है अब समझने की कोशिश करते हैं इसकी व्याख्या द्वारा। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं की जो भित्ति होती है, भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, अब आप रक्तदाब को ऐसे समझाओगे तो इस प्रकार से जो है कोई भी समझेगा नहीं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है आपकी भित्तियों में। तो जिस प्रकार से पाइप होता है ना, पाइप, तो पाइप को दबाओगे तो उसमें क्या बनेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो पाइप ज़्यादा फोर्स से जाएगा। तो यही है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बीपी को सीधे साधारण भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, रक्तदाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। देखिए, धमनियाँ क्या होती हैं, बहुत गहराई में होती हैं, सिराएं क्या होती हैं, ऊपर ऊपर होती हैं, और धमनियाँ क्या होती हैं, बहुत गहराई में होती हैं, जिनमें क्या होता है, शुद्ध रक्त रहता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त है। यानी कि एक तो ऑक्सीजन सहित है और एक ऑक्सीजन रहित है। ठीक है, सिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त होगा और धमनियों में क्या होगा, ऑक्सीजन सहित सहित रक्त होगा। ठीक है, तो कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि धमनियों में अधिक होगा, सिराओं में कम होगा। ठीक है, धमनियों के अंदर रुधिर का दाब निर्लय परकुंचन यानी कि संकुचन के दौरान, परकुंचन दाब निर्लय अनुशीतलन यानी कि शीतलन के दौरान अनुशीतलन दाब कहलाता है। मनुष्य में जो सामान्य परकुंचन दाब होता है वो 120 mm पारा से जो है अनुशीतलन दाब लगभग 180 पारा होता है। अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम इससे आगे के प्रश्न को पढ़ते हैं। इसको मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 19 को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्त, बहुत ही आसान जो है ये चैप्टर है अगर आप ध्यान दोगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देखिए सही नहीं है। ठीक है, सिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर को जो है एकत्र करके वापस लाती हैं। तो यही सही, यही गलत है पहले ही से। ठीक है, इसलिए ज़्यादा करके कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पहला ही प्रश्न जो है गलत हो गया है, जो मतलब ये पहला ही जो है गलत हो गया है, ये वाला ही गलत हो गया। ठीक है, धमनियां क्या करती हैं, रुधिर को हृदय से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, जबकि सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। अतः कथन एक क्या है, एक क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कथन एक क्या है, गलत है, और अन्य सभी कथन सही हैं। धमनी की मोटी भत्ती और लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से जो दाब के साथ निकलता है, रुधिर क्या हृदय से दाब के साथ निकलता है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होते हैं, कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। अब मार्ग अवरुद्ध होगा तभी तो जो है वो होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। लसिका एक अन्य द्रव है जो वाहन में क्या करता है, सहायक करता है, जिसे उत्तक क्या होता है, तरल भी कहते हैं, तरल उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, पाचित और क्षुद्रांत द्वारा जो है अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। जो क्षुद्रांत, जो छोटी आंत से जो वसा अवशोषित कर ली जाती है, उसका जो वहन करता है वो क्या करती है, लसिका करती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में अपनी तरफ से 100% देना है, तभी जाके कहीं ना कहीं आपका नंबर आएगा। मैंने आंकड़ा आपको बता दिया, डरना भी जरूरी है। ठीक है, अब 20वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भों में, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ की पत्तियों तक जल एवं उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति में सहायक है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान नियमन में भी सहायक है। अब हमको समझना है इन उपयुक्त में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, सही की अगर बात करें तो तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर होगा। जाइलम, जाइलम क्या करता है, जाइलम शब्द से ही समझे, जाइलम मतलब जड़, जड़ से ही इसका कुछ संबंध होगा। तो जड़ क्या कर देगा, मृदा से जो जल और खनिज लवणों का वहन करेगा, विभिन्न भागों तक लेके जाएगा। ठीक है, जाइलम। और वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक चूषण बल उत्पन्न करता है, मतलब चूषण बल उत्पन्न करता है, जो क्या करता है, जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। ठीक है, जल को खींचेगा जमीन से। ठीक है, और
वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जो है जल उसमें विलय खनिज लवणों की जो है ऊपरमुखी गति में क्या करता है, सहायक करता है। उल्लेखनीय है कि जल और मृदा के मध्य जो है आयन सांद्रण में जो है अंतर के कारण उत्पन्न दाब से भी जल ऊपर की ओर धकेला जाता है, परंतु यह दाब पादपों की अधिक ऊंचाई के कारण जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या है, पादप वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न चूषण अथवा चूसक बल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के नियमन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा आप करें, थोड़ा हम करें। ठीक है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको इन कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों के साथ एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो हमको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका सी आंसर सही है। देखिए, जाइलम फ्लोएम, कंफ्यूज नहीं होना है, जाइलम जड़, फ्लोएम फूल। ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे को लाएगा, मतलब कार्बन जो भोजन बनेगा उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएगा, और ये क्या करेगा, जड़ खनिज पदार्थ जो है जाइलम ऊपर लेके जाएगा। तो जाइलम फ्लोएम, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों के साथ एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को क्या करता है, एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है पौधे के, और पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों जैसे फलों में हो गया, बीजों में हो गया, वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिकाओं में ऊपरमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ऊपरमुखी, ऊपरमुखी मतलब ऊपर की ओर, अधोमुखी मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो अधोमुखी आएगा तो आपको फ्लोएम लिखना है, और ऊपरमुखी आएगा तो जाइलम लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ जाइलम द्वारा परिवहन सामान्यतः भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है, वहीं फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। ठीक है, सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में जो है एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। देखिए, जो फ्लोएम क्या करेगा, ऊर्जा से ही जो है ऊर्जा को भेजेगा, लेकिन जो जाइलम है वो सामान्यतः केशिकत्व वगैरह वगैरह जो हम फिजिक्स में जो पढ़ते हैं उससे जो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, लगभग सभी तंत्रों के बारे में हमने इस पर चर्चा कर ली है। आज अभी हम बात कर रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, वृक्क जो होता है हमारी, वृक्क रुधिर से नाइट्रोजन वर्जी पदार्थ, जो नाइट्रोजन को जो वेस्टेज होता है उनको बाहर निकालने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। वृक्क रुधिर में नाइट्रोजन पदार्थों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकल यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट पाई जाती है। क्या, वृक्क के अंदर कौन सी, नेफ्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना है। वृक्क द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन यानी कि फिल्टर में बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण यानी कि मूत्र वाहिनी में होता है। पुनरावशोषण कहाँ पर होता है, मूत्र वाहिनी में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है, आप समझने की कोशिश करते हैं तो इसका डी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। वृक्क रुधिर में जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो वेस्टेज होता है नाइट्रोजन का, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। इस कार्य के लिए वृक्क में क्या अंदर एक नेफ्रॉन या वृक्काणु, देखिए वृक्काणु भी आ सकता है, नेफ्रॉन भी आ सकता है। हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। नामक निस्यंदन एकल जो है फिल्ट्रेशन यूनिट जो है उपस्थित होती है। ठीक है, और वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंदन यानी कि फिल्टर में जो बचे हुए पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, में जो प्रचुर मात्रा में जल को चयनित पुनरावशोषण
मूत्रवाहिनी में होता है और मूत्रवाहिनी वृक्क को मूत्राशय से जुड़ती है और मूत्र भंडारित होता है और यहाँ मूत्राशय पेशियाँ होती है और तंत्रिका नियंत्रण नर्वस कंट्रोल में होता है। ठीक है, ये पूरा नर्वस कंट्रोल से होता है, तंत्रिका नियंत्रण से जो है इसका पूरी प्रोसेस चलती है। अब 23वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की उदाहरण है? ठीक है, अपशिष्ट उदाहरण है किसमें? पादपों में। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को एक कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना। नंबर 2 है गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, नीचे दिए गए कोड का क्या करना है? सही से प्रयोग करना है। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल डी आंसर जो है इसका सही होगा। सारे ही जो हैं क्या है, ये क्या है? पादप के अपशिष्ट उत्सर्जन के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, विकल्प डी बिल्कुल सही है। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थों में कोशिका रिक्तिका में संचित किए जाते हैं, जैसे गोंद और रेजिन के रूप में निकाले जाते हैं। और पौधे से गिरने वाली जो पत्तियों में क्या होता है? अपशिष्ट संचित रहते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण में जनित जो ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। ठीक है, पौधे अतिरिक्त जल से जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी आपकी जो है जैव, जो ये एनसीईआरटी सीरीज जैव प्रक्रम करके जो है चैप्टर है आपका, क्लास बायोलॉजी का चैप्टर है। बहुत ही गहनता से इस चैप्टर का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें सारी जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं, श्वसन हो गया, पोषण हो गया, आपका पादपों की जो है मूलभूत जो लक्षण हैं उन पर जो है चर्चा की गई थी। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, सो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।